नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने सीखा किस तरीके से तापीय विभाजन किया। हमने पृथ्वी का थर्मल डिवीजन किया। आपने उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध, शीतकटिबंध सारी खूबियां जानी। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि पृथ्वी पर तापमान कैसे बैलेंस होता है। तो आपने क्या सीखा? प्रचलित पवन और समुद्र की धारा यही क्या करती है? पृथ्वी पर तापमान को बैलेंस करती है। कैसे, थोड़ा हम सीखते हैं और मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न सिखाऊंगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चे, मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आपके सामने, ठीक है, यहाँ सभी बच्चे फोकस कीजिएगा। क्लियर है? यहां पर सभी बच्चे केयर कीजिए कि मैंने क्या किया है कि आपके सामने एक रफ स्केच बनाया है। ठीक है, ये रफ स्केच किसका है? तो याद रखिएगा, ये रफ स्केच उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। तो चलिए, मैंने यहां पर उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका बना दिया। यहां पर है मैक्सिको की खाड़ी। क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। तो बच्चे, मैक्सिको की खाड़ी के पास एक समुद्र की धारा बहती है और इस समुद्र की धारा को हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम। तो याद रखिएगा कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये कैसी धारा है? तो ये गर्म धारा है। ये क्या है? गर्म धारा है। तो उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको के खाड़ी के पास गल्फ स्ट्रीम है जो गर्म धारा है, और देख रहे हैं ये ऊपर की ओर जा रही है। तो बच्चे, अगर ये ऊपर की ओर जा रही है तो यहां पर आपको याद रखना है कि ऊपर के तरफ, क्लियर है बच्चे, ऊपर के तरफ जो महाद्वीप मिलेगा वो कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। तो जब ये गर्म धारा ऊपर की ओर जाएगी, ऐसे देखिए, तो गर्म धारा ऊपर की ओर जाएगी तो जाहिर है कि यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ा देगी। क्लियर कीजिएगा बच्चे कि जब गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है और ये यूरोप के पास जा रही है तो जाहिर है कि यूरोप का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो जैसे यूरोप का टेम्परेचर बढ़ा देगी बच्चे, इसका मतलब यहाँ गर्मी लगेगी। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम को ही यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम को ही क्या कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्योंकि आप नक्शे में देख सकते हैं कि जब गल्फ स्ट्रीम ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर तो यूरोप है, तो यूरोप में ये गल्फ स्ट्रीम पहुंचता है और वहां के तटीय क्षेत्र का, आप कोस्टल एरिया का देख सकते हैं बच्चे, टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ा देता है। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण यहाँ पर गर्मी होती है, बर्फ पिघलने लगती है और लोगों को सर्दी से राहत मिलती है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। क्लियर है? अच्छा बच्चे, अगर इसी को हम आगे ऐसे बढ़ाएं तो यहाँ पे रूस है। तो रूस का बच्चे यहाँ पर एक बंदरगाह है और उस बंदरगाह का नाम है मरमांस्क। क्या नाम है? मरमांस्क। तो जरा सोचिए कि अगर ये गर्म धारा यहां भी पहुंचेगी तो जाहिर है कि यहां पर जो बर्फ जमी हुई है उस बर्फ को पिघला देगी। तो बच्चे, जब वो बर्फ को पिघला देगी तो याद रखिएगा कि जो मरमांस्क रूस का बंदरगाह है, बर्फ पिघलने के कारण ये जो बंदरगाह है ये क्या होता है बच्चे? सालों भर खुला रहता है। सालों भर क्या रहता है? खुला रहता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ रूस का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो सालों भर खुला रहता है? तो आप क्या कहिएगा? मरमांस्क बंदरगाह। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम यहाँ पहुंचकर टेम्परेचर बढ़ाती है और बर्फ पिघल जाता है। बर्फ पिघलने के कारण यहाँ पर बंदरगाह का काम कभी नहीं रुकता। इसलिए रूस का जो मरमांस्क बंदरगाह है बच्चे, याद रखिएगा, ये सालों भर खुला रहता है और गल्फ स्ट्रीम को ही यूरोप का हम क्या कहते हैं? गर्म कंबल कहते हैं। यहाँ पूरी बात समझ में आ गई? तो देख सकते हैं बच्चे कि किस तरीके से गल्फ स्ट्रीम ऊपर की ओर जाकर, देख रहे हैं, ऊपर की ओर जाकर वहां पर राहत पहुंचाता है। तो एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि इसके कारण मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाता हूं और वो मैं नोट में लिखता हूं। आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि नोट में मैंने क्या लिखा कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध में, क्लियर है बच्चे? यहां पर केयर कीजिएगा कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में
तापमान कम रहता है, तापमान कम हो जाता है, तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बच्चे एकदम इस ग्राफ से समझ पा रहे होंगे ऐसा क्यों होता है। तो आप कहेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में तो गल्फ स्ट्रीम चली जाती है पोल के पास, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में। अगर मैं आपको इसे स्पेशलाइज कर दूं बच्चे, तो आप इसे क्या समझिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र भी समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम हो जाता है ध्रुवीय क्षेत्र में भी। क्यों? क्योंकि बच्चे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि गल्फ स्ट्रीम चली जाती है, और गल्फ स्ट्रीम इतने उत्तर में चली जाती है कि वहां पर गर्मी बढ़ा देती है, तो बंदरगाह भी खुल रहे हैं और ये यूरोप का गर्म कंबल है। तो गल्फ स्ट्रीम के कारण उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा कोई गल्फ स्ट्रीम नहीं है बच्चे, इसलिए वहां तापमान और गिर जाता है और कम हो जाता है और सर्दी पूरे तरीके से बढ़ जाती है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा बच्चे, आप सारे प्रश्नों को तुरंत बना लेंगे। तो हमने यूरोप का गर्म कंबल और मरमांस्क बंदरगाह की खूबियां सीख ली और ये भी सीख चुके हैं आप लोग। ओके ना, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रश्न हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताते चलता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जैसा मैंने आपको बताया था, मैं यहां भी लिख देता हूं कि बढ़ते अक्षांश के साथ, क्लियर है, बढ़ते अक्षांश के साथ, बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान गिरता जाता है। क्लियर है, मैंने वहां आपको समझा दिया था, फिर भी मैं यहां लिख देता हूं कि तापमान क्या होता है, गिरता जाता है। स्पष्ट है? तो आप इस बात को नहीं भूलिएगा कि बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान गिरता जाता है। क्लियर है? अच्छा बच्चे एक चीज और याद रखिएगा कि पृथ्वी पर बहुत से ऐसी जगह हैं जहां तापमान समान होता है और बहुत से ऐसी जगह हैं जहां तापमान समान नहीं होता। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि समान तापमान वाले स्थानों को, समान तापमान वाले स्थानों को, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, स्पष्ट है बच्चे? क्या कीजिएगा कि समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समताप रेखा कहलाती है, समताप रेखा कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोथर्मल लाइन। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि समताप रेखा क्या है, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी पर एक जैसे तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं, आइसोथर्मल लाइन कहते हैं। ठीक है? अच्छा इसकी एक और खूबी आप जानिएगा बच्चे कि कहा जाता है कि जो समताप रेखाएं हैं, क्लियर है, समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो आप याद रखना है आपको कि जितने भी समताप रेखाएं हैं उनको कहा जाता है कि वो लगभग अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं। यहां तक क्लियर है? यानी अक्षांश रेखाओं के साथ साथ पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम की पूरब की ओर ये गुजरती हैं, विस्तारित होती हैं। अच्छा बच्चे लेकिन एक बात बताइएगा कि प्रकृति में दो चीज है। ठीक है, यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि प्रकृति में दो चीज है, एक को हम स्थल कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, पानी। ये देखिए बच्चे, प्रकृति में दो चीज है, एक स्थल है और दूसरा क्या है, जल है, सागर है, महासागर है। लेकिन क्या स्थल प्लेन है या उबड़ खाबड़ है? तो हमने देखा कि स्थल पे पर्वत है, पर्वत के साथ पठार है, फिर मैदान है, फिर घाटी है, ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर आप पानी की सतह को देखेंगे तो पानी की सतह तो प्लेन होती है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जो स्थल होता है वो क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ होता है। क्या होता है बच्चे, ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ को हम विषम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम। लेकिन अगर आप जल को देखेंगे तो जल की जो सतह होती है वो समरूप होती है या सम होती है। देख रहे हैं?
तो बच्चे आप जरा सोचिए कि जो स्थल है उसकी सतह उबड़ खाबड़ होती है और विषम होती है, लेकिन जो जल की सतह है वो समरूप होती है या समान होती है। तो बच्चे इसमें डिस्टर्ब कौन करेगा, स्थल करेगा या जल करेगा? तो जाहिर सी बात है कि डिस्टर्बेंस जो है स्थल करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी सतह उबड़ खाबड़ है, लेकिन जल की सतह समरूप है। इसका मतलब ये डिस्टर्बेंस क्या है, कम से कम करेगा। तो बच्चे याद रखिएगा कि यही कारण है कि जो समताप रेखाएं हैं वो स्थल पर, स्पष्ट है बच्चे, समताप रेखाएं स्थल पर क्या हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती हैं, वक्र हो जाती हैं, झुक जाती हैं। लेकिन अगर पानी पर देखेंगे तो ये क्या हो जाती हैं, एकदम समान रूप से गुजरती हैं। यहां पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है बच्चे आपको कि स्थल पर समताप रेखाएं, स्थल पर समताप रेखाएं, स्थल पर समताप जो रेखाएं हैं वो जनरली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चे? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। स्पष्ट है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, किंतु जलीय सतह पर समरूप, किंतु जलीय सतह पर सीधी रहती हैं। जलीय सतह पर क्या रहती हैं? सीधी रहती हैं। आपको पूरी बात समझ में आ गई? और क्यों ऐसा होता है मैंने अभी आपको बता दिया बच्चे कि स्थल की सतह क्या होती है, टेढ़ी ऊबड़ खाबड़ होती है। ऊबड़ खाबड़ होने के कारण समताप रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, लेकिन जलीय सतह क्या है, समरूप है। और अगर जलीय सतह समरूप होगी तो जाहिर है बच्चे कि जो आपको समताप रेखाएं हैं वो वहां पर क्या रह जाती हैं, सीधी रह जाती हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बच्चे यहीं पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, आप सभी बच्चे इसे याद रखिएगा। क्लियर है? याद रखना है कि समताप रेखाएं ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में? गर्मी की ऋतु में। क्लियर है? तो याद रखना है कि समताप रेखाएं ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप पर, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप पर ध्रुवों की ओर, क्लियर है? ध्रुवों की ओर तथा महासागर में विषुवत रेखा की ओर, महासागर में विषुवत रेखा की ओर झुक जाती है। विषुवत रेखा की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, कि जो समताप रेखाएं होती हैं वो गर्मी की ऋतु में अगर आप महाद्वीप पर देखिएगा तो ये ध्रुवों की ओर झुकेंगी। स्पष्ट है? लेकिन अगर महासागर में देखेंगे तो ये क्या होता है, विषुवत रेखा की ओर झुक जाती हैं। ऐसा इसलिए बच्चे क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप पर गर्मी ज्यादा होती है, तो महाद्वीप तेजी से तपता है। तो मान लीजिए बच्चे कि 0 डिग्री के पास अगर मान लीजिए 25 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन आप 25 से अगर ऊपर जाएंगे तो 20 डिग्री भी टेम्परेचर होगा। लेकिन महासागर तो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, तो महासागर पे तापमान तो 20 डिग्री रह जाएगा। क्लियर है? चलिए बच्चे, कैसे हम इसको अभी एक ग्राफ बना करके तुरंत सीख लेते हैं। पहले याद रखिएगा, और हाँ, ग्रीष्म ऋतु में उल्टा हो जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा कि शीत ऋतु में विपरीत होगी। ठीक है? शीत ऋतु में ये क्या होगी बच्चे, विपरीत स्थिति होगी। तो आप इसको याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं कि शीत ऋतु में इसकी स्थिति क्या होगी, ऐसे ही होगी, पर वो क्या होगी, विपरीत स्थिति होगी। क्लियर है? यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई? चलिए मैं मिटाता हूं ताकि हम आगे बढ़ पाएं और एक एक चीज को अपनी अभी हम क्लियर कर लें। स्पष्ट है? देखिए बच्चे कैसे, अभी यहां पर तुरंत सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने गोल पृथ्वी बना दिया बच्चे। अच्छा, अब यहां पर देखिए इस तरफ क्या है, नॉर्थ पोल, और ये मैंने बना दिया 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा। और ग्रीष्म ऋतु कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये देखिए बच्चे, आपको मैंने पूरी ऋतु समझा दी थी। ग्रीष्म ऋतु है, इसका मतलब है सूर्य क्या है, सूर्य उत्तरायण है, तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या है, ज्यादा है। लेकिन ठीक नीचे तो बच्चे क्या है, शीत ऋतु है। तो चलिए अब उत्तरी गोलार्ध में हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे जैसे मान लीजिए ये स्थल है
और ये क्या है, ये जल है। स्पष्ट है? ऐसे सोचिए बच्चे। अब जरा सोचिए कि स्थल, मान लीजिए कि गर्मी की ऋतु में तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान ज्यादा होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर तापमान क्या है, 25 डिग्री है। ऐसे समझिए बच्चे कि यहाँ पर तापमान क्या है, 25 डिग्री, लेकिन ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ तापमान क्या है, 20 डिग्री। अच्छा, महासागर में भी इसके बराबर तो 25 होना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना महासागर बच्चे देर से गर्म होगा, क्योंकि ये पानी है और ये सॉलिड है। तो महासागर पे अभी यहाँ का तापमान जो है वो 20 डिग्री ही है। कितना है बच्चे, 20 डिग्री ही है। तो जब मैंने समताप रेखा खींचा तो समान तापमान खींचना है, तो देखिए 20 डिग्री पर आकर मैं 0 डिग्री पर आया, फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने ये देखा कि समताप रेखा महाद्वीप के ऊपर किधर झुक गई, ध्रुव की ओर, यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर, यानी के पोल की ओर। लेकिन महासागर पे किस तरफ रह गई, विषुवत रेखा की ओर, नीचे की ओर। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है आपको कि जब भी समताप रेखाएं गर्मी की ऋतु होगी तो वो महाद्वीपों पर ध्रुवों की ओर झुक जाएगी, क्योंकि तेजी से वहां तापमान बढ़ रहा है तो ऊपर कम हो रहा है। लेकिन महासागर पे विषुवत रेखा पिछले रह जाएगी बच्चे, क्योंकि महासागर देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, तो वहां बीसी रह गया। समझ में आया? तो इस तरीके से बच्चे हमने देखा कि हमें इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए मिटाऊं मैं इसे। ओके। और जहां शीत ऋतु होगी तो ठीक इसका उल्टा सोचना है, अपने आप आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां आपको पूरी बात समझ में आई? तो बच्चे इस तरीके से जाकर हमने क्या किया कि तापीय विभाजन को बखूबी सीख लिया। चलिए अब सभी बच्चे मुझे एक बात, सभी लोग बताइए पहले मुझे कि धरती पर तापमान कैसे कम होता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि धरती पर तापमान बढ़ते अक्षांश के साथ कम होता है। स्पष्ट है बच्चे? अब जो हमारा अगला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हमारे अगले चैप्टर का नाम है ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट एवं संतुलन। ऊष्मा बजट एवं संतुलन। पूरी बात समझ में आ गई? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि बच्चे 2015 के बाद देखा गया है कि ऊष्मा बजट और संतुलन से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? यानी कि ऊष्मा बजट और संतुलन में ऐसा क्या है कि लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। बच्चे चलिए अब पहले इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्नों की ओर आपका ध्यान भी ले चलूंगा। जैसे बच्चे अलग अलग कमीशन में अलग अलग प्रश्न पूछा गया है, पढ़ाने के दौरान मैं सारे प्रश्नों को कोरिलेट करूंगा ताकि आप सारे प्रश्न को बखूबी बना ले, और क्वेश्चन बैंक खोल के आप देख लेंगे, खुद ब खुद सारे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए ऊष्मा बजट एवं संतुलन पढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक ग्राफ बनाऊंगा बच्चे, और पूरे इस ग्राफ पर यह चैप्टर खत्म होगा। ठीक है? जैसे यहां सभी लोग केयर कीजिए, ये देखिए, ये मैंने बना दिया नीचे की तरफ पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। आप पूरे बच्चे केयर कीजिएगा। अच्छा, अब जरा सोचिए कि अगर मैं पृथ्वी के ऊपर देखूं तो मुझे क्या नजर आएगा। तो बच्चे पृथ्वी के ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे फाइनली सूरज नजर आता है। क्या नजर आता है बच्चे? सूरज। याद रखिएगा कि सूर्य की चमक इतनी ज्यादा है, सूर्य की चमक इतनी ज्यादा है कि आप उसके ऊपर नहीं देख सकते, अंतरिक्ष नहीं देख सकते। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी के ऊपर क्या नजर आता है? सूरज। क्या सूरज और पृथ्वी के भी बीच कुछ है? तो बच्चे अगर सूरज और पृथ्वी के बीच अगर कुछ है तो वो क्या है? वो है बादल। क्लियर है? अच्छा, अब जरा सोचिए, क्या बादल और पृथ्वी के भी बीच कुछ है? तो बच्चे बादल और पृथ्वी के बीच हवा है, क्योंकि जिस हवा में हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे हमें इस बात को याद रखना है कि पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, क्लियर है, और खड़ा होकर वो ऊपर की ओर देखेगा तो जाहिर है कि उसे सबसे ऊपर क्या नजर आएगा? उसे सबसे ऊपर सूर्य नजर आएगा। सूर्य के बाद बादल नजर आएगा, बादल के बाद हवा है, और हवा के बाद क्या है? पृथ्वी है। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसके अलावा हमारी प्रकृति में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के ऊपर हवा, हवा के ऊपर बादल, और बादल के से ऊपर सबसे ऊपर क्या है? सूर्य। अब बच्चे सभी लोग ध्यान से देखिए, पृथ्वी के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के डायरेक्ट कांटेक्ट में हवा है। ठीक है? क्या मैं हवा को वायु कह सकता हूं?
यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए, मैं इस हिस्से में लिख रहा हूँ, क्या मैं हवा को वायु कह सकता हूँ? ओके, अगर मैं वायु कहूँ तो क्या इसे वायुमंडल नहीं कह सकता? तो चलिए बच्चे, मैंने इसे वायुमंडल कहा, स्पष्ट है? अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको सोलर कांस्टेंट बताया था। सोलर कांस्टेंट बताया था 2 अरबवां भाग, यानी 2 अरबवां भाग सूर्य की वह रोशनी की मात्रा है जो पृथ्वी को सूर्यातप या आतपन के रूप में मिलती है। ये सब सिखाया था मैंने आपको। तो चलिए बच्चे, सभी लोग याद रखिएगा कि मैंने सूर्यातप को जो 2 अरबवां भाग था, उस 2 अरबवें भाग को 100 यूनिट मान लिया। क्या मान लिया बच्चे? 100 यूनिट मान लिया। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि मैंने उसी 2 अरबवें भाग को 100 यूनिट माना। क्योंकि बच्चे याद रखिए, एनसीईआरटी की बुक, मैं बता दूं आपका पूरा जीएस में एनसीईआरटी पर लेकर चल रहा हूं, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि 2 अरबवें भाग को मैंने क्या माना है? 100 यूनिट माना है। पूरी बात समझ में आई? चलिए अब देखिए बच्चे, अब सूरज से रोशनी आने लगी। ये देखिए, ये सूरज से रोशनी आ रही है, किसके तरफ? पृथ्वी के तरफ। तो बच्चे, आपको मैंने पिछली क्लास में सब सिखाया था, मैं वही चीज को यहां लिख रहा हूं कि जब सूरज से रोशनी आती है तो मैं इसे कौन सा नाम देता हूं? सौरिक विकिरण। और सौरिक विकिरण किस तरंग के रूप में आती है? लघु तरंग के रूप में। ये सब मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है? अब यहाँ सभी बच्चे केयर कीजिए कि जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर लघु तरंग के रूप में आ रही थी तो रास्ते में कौन मिला? बादल। तो बच्चे, फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि परावर्तन सभी बॉडी की खूबी है। तो क्या बादल भी परावर्तन करेगा? निश्चित है करेगा। तो जब बच्चे बादल ने परावर्तन कर दिया तो बादल का परावर्तन कितना यूनिट है? 35 यूनिट। तो सभी बच्चे रट जाइए इस बात को कि बादल ने कितना परावर्तित कर दिया? 35 यूनिट। तो क्या ये 35 यूनिट एनर्जी पृथ्वी पर आएगी? सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखिए, क्या ये 35 यूनिट एनर्जी पृथ्वी पर आएगी? तो हम क्या कहेंगे? नहीं आएगी। इसका मतलब जब ये पृथ्वी पर आई ही नहीं, इसका मतलब ये बाहर अंतरिक्ष में चली गई। तो प्रश्न पूछा है कि बताओ पृथ्वी का औसत ये क्या है? परावर्तन। तो क्या बोलेंगे? 35 यूनिट। अच्छा बच्चे, अब यहां सभी लोग ध्यान से देखिए, ज्योग्राफी में एक शब्द है एल्बिडो। क्या है वो शब्द? एल्बिडो। अब आपसे प्रश्न है कि एल्बिडो का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, एल्बिडो का मतलब होता है परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन। तो आप जिसे फिजिक्स में परावर्तन कहते हैं उसे ही भूगोल में क्या कहा जाता है? एल्बिडो। तो आपको यहां याद रखना है बच्चे कि मैं परावर्तन की जगह अब एल्बिडो शब्द का यूज करूंगा। पूरी बात समझ में आ गई कि मैं परावर्तन की जगह क्या शब्द लगाऊंगा? एल्बिडो। क्योंकि परावर्तन को ही बच्चे भूगोल में एल्बिडो कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, 100 यूनिट एनर्जी चली, बादल से टकराई और 35 यूनिट बादल ने परावर्तित कर दिया। क्या मैं कहूं एल्बिडो कर दिया? तो बादल का एल्बिडो कितना है? 35। क्या ये 35 यूनिट एनर्जी पृथ्वी पर आएगी? तो हम क्या बोलेंगे? नहीं आएगी। तो बच्चे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बताओ पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? तो आप क्या बोलिएगा? 35। यही पृथ्वी का औसत एल्बिडो है बच्चे, क्योंकि ये 35 यूनिट एनर्जी जो है पृथ्वी पर आई ही नहीं। समझ में आया? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए तुरंत बना। अच्छा, अब बच्चे बताइए, अगर 35 यूनिट एनर्जी निकल गई तो कितना बचा? 100 में 35 गया तो 65। अब यहां सभी लोग केयर कीजिए कि शॉर्ट वेव के रूप में 65 यूनिट एनर्जी कहां आ रही है? पृथ्वी पर आ रही है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? तो ये देखिए बच्चे, अब ये जो 65 यूनिट एनर्जी के रूप में कहां पर आ रही है? पृथ्वी पर। ये देखिए पृथ्वी की सतह पर आ गई। अब सभी बच्चे ध्यान से समझिए, ये जो मैंने ब्लैक स्पॉट बनाया है ये किसको शो कर रहा है? तो याद रखिएगा कि ये जो मैंने ब्लैक स्पॉट बनाया है ये वायुमंडल को शो कर रहा है। क्लियर है? तो बच्चे मुझे बताइए कि ये जो सूरज की रोशनी है कहां? वायुमंडल से, यानी ये ब्लैक स्पॉट से, काले दाग से टकरा रही है। बच्चे ध्यान से देखिए, तो 1 2 3 और अंदर, मतलब ग्राफिंग को मैंने इस तरह से बनाया है
कि जो सूरज की रोशनी है वो वायुमंडल से बहुत कम टकरा रही है। देख रहे हैं बच्चे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये शॉर्ट वेव है। शॉर्ट वेव बादल हवा से नहीं टकरा पा रही तो सीधे क्या हो रही है, पार कर जा रही है। क्योंकि अगर 3 जगह टकरा रही है तो ना के बराबर टकरा रही है और क्या कर जा रही है, पार कर जा रही है। तो मुझे ये बताइए बच्चे कि अगर किसी बॉडी से रोशनी पार कर जाए तो उस बॉडी को क्या कहते हैं, उस बॉडी को पारदर्शक कहते हैं। तो क्या मैं कहूं कि जो हमारा वायुमंडल है वो सूरज की रोशनी के लिए क्या है, पारदर्शक है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमारा वायुमंडल सूरज की रोशनी के लिए क्या है, पारदर्शक है, क्योंकि ये शॉर्ट वेव है और शॉर्ट वेव वायुमंडल को पार कर जाती है। तो बच्चे मुझे ये बताइए कि अगर हमारा वायुमंडल सूरज की रोशनी के लिए पारदर्शक है तो क्या मैं कहूं कि सूरज की रोशनी वायुमंडल को पार कर जा रही है। तो बच्चे अगर वायुमंडल को पार कर जा रही है तो क्या वायुमंडल रोशनी पकड़ पा रहा है, नहीं। तो अगर रोशनी नहीं पकड़ पा रहा है तो क्या तापमान पकड़ पा रहा है, नहीं। क्या गर्मी ले पा रहा है, नहीं। इसका मतलब है हमारा वायुमंडल सूरज की रोशनी से गर्म नहीं होता। सभी बच्चे इस बात को याद रखना कि हमारा वायुमंडल सूरज की रोशनी से गर्म नहीं होता, क्योंकि सूरज की रोशनी क्या हो जाती है, पार कर जाती है। तो याद रखना है बच्चे कि वायुमंडल सूरज की रोशनी से गर्म नहीं होता। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। देखिए ये प्रकृति की खूबी है। क्यों? क्योंकि सौरिक विकिरण शॉर्ट वेव के रूप में पार कर जाती है और पार कर जाने के कारण बच्चे हमारा वायुमंडल रोशनी नहीं ले पाता, हमारा वायुमंडल तापमान नहीं ले पाता, गर्मी नहीं ले पाता। तो याद रखिएगा बच्चे कि हमारा वायुमंडल जो है वो सूरज की रोशनी से गर्म नहीं होता। और सूरज की रोशनी कहां आ गई, पृथ्वी पर। लेकिन बच्चे जरा सोचिए कि 3 जगह टकराया है तो कुछ तो एनर्जी लेगा। तो याद रखिएगा कि हमारा वायुमंडल सूरज वाले से सिर्फ 14 यूनिट एनर्जी लेता है, ठीक है। क्योंकि 3 जगह जो टकराई है तो कुछ तो एनर्जी लेगा ही। तो कितना लिया, 14 यूनिट। तो याद रखना है कि सूर्य की 65 यूनिट एनर्जी पृथ्वी पर आ रही थी, उसमें से सिर्फ 14 यूनिट लिया बच्चे। तो 65 में 14 बहुत कम है, लगभग 20% के करीब है। और ये इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, ये इतना इफेक्टिव या प्रभावकारी नहीं हो पाता बच्चे कि ये हमारे वायुमंडल को क्या कर सके, गर्म कर सके। तो याद रखना है कि वायुमंडल सौरिक विकिरण से गर्म नहीं होता। अच्छा, अब बच्चे 65 में 14 निकल गया तो कितना, 51 यूनिट एनर्जी। तो आप सभी को याद रखना है कि हमारी पृथ्वी सूर्य से कितनी एनर्जी ले रही है, 51 यूनिट एनर्जी ले पा रही है। तो चला था 100, मिला कितना, 51 यूनिट। तो बच्चे अब जरा सोचो कि पृथ्वी को 51 यूनिट एनर्जी मिल गई। तो फिजिक्स क्या कहता है, फिजिक्स कहता है कि अगर किसी भी बॉडी में एनर्जी आएगी तो वो टेम्परेचर भी तो शो करेगा। तो याद रखिए कि जब पृथ्वी की सतह ने अपना टेम्परेचर शो किया तो कितना शो किया, 15 डिग्री सेल्सियस। तो सभी बच्चे याद रखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, 15 डिग्री सेल्सियस। पूरी बात समझ में आ गई। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे कि पृथ्वी की सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने यूनिट एनर्जी से, 51 यूनिट एनर्जी से। ये किसने दिया, सूर्य ने। किसके रूप में, तो हम क्या कहेंगे बच्चे, सौरिक विकिरण के रूप में। क्लियर है। और बच्चे इस तरीके से पृथ्वी पर एनर्जी आ गई सौरिक विकिरण के रूप में। तो याद रखना है कि पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान है वो कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कितना है बच्चे पृथ्वी का, तो हम कहेंगे 35 यूनिट। फिर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितनी एनर्जी प्रवेश की थी, तो 35 निकल गया, कितना बचा, 65। यानी वायुमंडल में 65 यूनिट एनर्जी ही क्या हुई थी, आई थी, प्रवेश की थी। क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब बताओ वायुमंडल ने सूर्य से कितना एनर्जी लिया, सिर्फ 14 लिया। और 14 इतना इफेक्टिव नहीं है कि वायुमंडल को गर्म कर पाए। इसलिए सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमारा वायुमंडल कभी भी सूरज की रोशनी से गर्म नहीं होता और सीधे एनर्जी पृथ्वी पर आई 51 यूनिट, जिससे तापमान कितना हुआ,
15 डिग्री सेल्सियस। पूरी बात समझ में आ गई? थैंक यू।